गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू न्यूज़पेपर डिकोडेड। आज हम अपना 16 सितंबर का द हिंदू न्यूज़पेपर देख लेते हैं। तो जो फर्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट स्टेज आर्बिट्रेरी वक्फ चेंजेस अपहोल्ड एक्ट्स। तो क्या होता है ये वक्फ प्रॉपर्टी, पहले देख लेते हैं। तो वक्फ बेसिकली एक, जब कोई एक मुस्लिम अपनी प्रॉपर्टी जैसे लैंड, बिल्डिंग, मनी या शॉप परमानेंटली अल्लाह के नाम पे जो है डेडिकेट करता है किसी रिलीजियस, चैरिटेबल या एजुकेशनल पर्पस से, तो उसको वक्फ कहते हैं। और ये प्रॉपर्टी एक बार वक्फ बनने के बाद वो उसको बेचा या गिफ्ट या इनहेरिट नहीं किया जा सकता। तो जो गवर्नमेंट वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 लेके आई थी, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने पूरा एक्ट जो है वो स्ट्राइक डाउन नहीं किया, लेकिन कुछ इम्पोर्टेंट प्रोविजंस पे स्टे लगा दिया है और बोला है कि जो है ये आर्बिट्री या अनकॉन्स्टिट्यूशनल लगे। तो कोर्ट का बोलना है कि पार्लियामेंट के बनाए हुए लॉ को हमेशा कॉन्स्टिट्यूशनल माना जाता है, लेकिन अगर कोई प्रोविजन क्लियरली गलत दिखता है तो उसको रोका जा सकता है। तो कौन कौन से प्रोविजन पर पॉज लगाया गया है, जैसे कि न्यू लॉ के हिसाब से जो भी कोई जो है वक्फ क्रिएट करता है तो उसको प्रूव करना होगा कि कम से कम वो 5 साल तक इस्लाम प्रैक्टिस कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये आइडिया सही है मिसयूज रोकने के लिए, लेकिन इसको जो है चेक करने का कोई प्रोसीजर जो है वो नहीं दिया गया है, और तो इसको स्टे कर दिया गया। और फिर उसके बाद में सेक्शन 3C की बात करते हैं कि लॉ बोलता है कि अगर कोई डाउट उठाता है कि जो है ये वक्फ प्रॉपर्टी असल में गवर्नमेंट की है, तो वो ऑटोमेटिकली जो है वक्फ होना बंद हो जाएगा, वक्फ प्रॉपर्टी। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि सिर्फ ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। प्रॉपर्टी ओनरशिप का जो फैसला है वो जुडिशरी कर सकती है, और गवर्नमेंट ऑफिसर के डाउट होने पर जो है वो अपने आप वक्फ को कैंसिल नहीं कर सकते। और फिर उसके बाद में बोला कि जब तक जो है वक्फ ट्राइबल सेक्शन 83 और हाई कोर्ट कोई फाइनल फैसला नहीं ले लेता, तब तक जो वक्फ प्रॉपर्टी है उससे किसी को भी डिस्पोसेस नहीं किया जा सकता। और गवर्नमेंट रिकॉर्ड और वक्फ बोर्ड जो है उसमें भी एंट्री चेंजेस नहीं होगा कोई भी। और जो मुतावलीज हैं, यानी कि मैनेजर जो वक्फ प्रॉपर्टी को मैनेज करते हैं, उनको बोला गया कि फाइनल डिसीजन तक वो जो है प्रॉपर्टी को सेल या ट्रांसफर नहीं कर सकते। और वक्फ बोर्ड काउंसिल का जो कॉम्पोजिशन है उसके बारे में बोला कि जो सेंट्रल वक्फ काउंसिल है उसमें जो है मैक्सिमम 4 मुस्लिम 4 नॉन मुस्लिम मेंबर रह सकते हैं, 4 नॉन मुस्लिम। और जो स्टेट वक्फ बोर्ड है उसमें मैक्सिमम जो है 3 नॉन मुस्लिम मेंबर रह सकते हैं 11 में से, इसमें आउट ऑफ 22। और जो स्टेट वक्फ बोर्ड है उसका CEO जो होगा वो प्रेफरेबली मुस्लिम कम्युनिटी से होना चाहिए। और बोला कि जो नए रूल्स हैं उनके हिसाब से रजिस्ट्रेशन, वक्फ प्रॉपर्टी के रजिस्ट्रेशन के लिए वक्फ डीड जो है वो अटैच करना पड़ेगा, वो आर्बिट्रेरी नहीं है। और एक चीज और है कि आर्गुमेंट दिया गया पटिशनर के द्वारा कि अगर प्रॉपर्टी प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट डिक्लेयर हो जाती है तो वक्फ स्टेटस जो है उसका वो कैंसल खत्म हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये प्राइमा फेसी जो है वो है एक्सेप्ट नहीं जा सकता इस चीज को। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने एक जो है बैलेंस्ड अप्रोच लिया है, गवर्नमेंट के इंटरेस्ट को भी जो है प्रोटेक्ट किया है और वक्फ प्रॉपर्टी के राइट्स को भी। तो आर्बिट्री पावर्स पर स्टे कर दिया है और क्लियर कर दिया है कि जो है प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स का फैसला सिर्फ जुडिशरी करेगी, ना कि एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स। फिर जो नेक्स्ट न्यूज है यहाँ पे, एमिड एक्सपोर्ट सर्च ट्रेड डेफिसिट फॉल्स बाय 54%। तो ट्रेड डेफिसिट कब होता है? जब हम इंपोर्ट्स जो है वो ज्यादा कर रहे होते हैं इन कंपैरिजन टू एक्सपोर्ट्स, तब ट्रेड डेफिसिट होता है। तो अगस्त में क्या हुआ है, ट्रेड डेफिसिट घटा है, और ये लगभग कितना घटा है, 54% घटा है। पहले जो है ये $21.7 बिलियन था, जो कि घट के $9.9 बिलियन हो गया है। और यूएस को एक्सपोर्ट करते हैं वो भी बढ़ा है $6.7 बिलियन, इंस्पाइट की जो है डिस्पाइट की यूएस ने हमारे पे 50% इम्पोर्ट टैरिफ लगा रखा है। और इम्पोर्ट का रिडक्शन इसका मेन रीजन है डेफिसिट कम होने का। तो कॉमर्स मिनिस्ट्री ने बोला है कि जो है डिस्पाइट ग्लोबल अनसर्टेनिटी और यूएस टैरिफ, इंडिया का एक्सपोर्ट जो है उसने परफॉर्म किया वेल। और गवर्नमेंट की पॉलिसीज जैसे कि परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम,
रुपी मैनेजमेंट उसको क्रेडिट दिया। और तो इम्पोर्ट कम होने का रीजन क्या हो सकता है, ये कि बोलते हैं कि या तो डिमांड जो है वो उसका स्लो डाउन हुआ है, और या तो डोमेस्टिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है मेक इन इंडिया स्कीम्स के थ्रू। फिर जो नेक्स्ट न्यूज है यहाँ पे, आधार इज अ पार्ट ऑफ स्टैट्यूट कैन बी यूज्ड बाय वोटर्स। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो है आधार जो है, आधार को वोटर वेरिफिकेशन के लिए उसको यूज किया जा सकता है, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950 के जो है सेक्शन 23(4) में इलेक्शन ऑफिशियल्स को आधार जो है यूज करने की जो है पावर दी गई है। और मतलब है कि आधार भी एक वैलिड डॉक्यूमेंट है, लेकिन जितनी लिमिट लॉ अलाउ करता है उतनी एक्सटेंट तक। बैकग्राउंड ये है कि इलेक्शन कमीशन के पास वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन के लिए जो है 11 डॉक्यूमेंट्स लिस्ट किए थे उन्होंने, जो बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन चल रहा है उसको लेके। और अगस्त 8 को ऑर्डर में सुप्रीम कोर्ट ने आधार को जो है एज अ 12th डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट करने को बोला था। तो अभी आर्ग्यूमेंट्स और काउंटर आर्ग्यूमेंट्स चल रहे हैं, और इसकी जो नेक्स्ट हियरिंग है वो 7 अक्टूबर को, तो फिर देखते हैं लास्ट फाइनल डिसीजन क्या आता है इस पे। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे, तमिलनाडु स्टार्ट स्कीम टू हेल्प चिल्ड्रन हु हैव लॉस्ट पेरेंट्स। तो तमिलनाडु गवर्नमेंट ने एक स्कीम स्टार्ट की है जिसका नाम है अनबू कारंगल। और इस स्कीम में है क्या, बेसिकली ये लॉन्च किया गया जिसमें जिसमें जो ऑर्फैन चिल्ड्रंस हैं या फिर सिंगल पेरेंट चाइल्ड है अगर कोई, तो उनको 2,000 रुपये मंथली दिया जाएगा और उनको एजुकेशन सपोर्ट करने के लिए। और जब तक वो 18 साल के नहीं हो जाते, स्कूल कंप्लीट नहीं कर लेते, तब तक। फिर नेक्स्ट जो है यहाँ पे, पीएम मोदी ने 16th कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस कोलकाता में उसका इनॉग्रेशन किया, जिसका थीम था स्विफ्ट मेजर्स टू प्रिवेल अगेंस्ट एनी इवेंचुअलिटी। और यहाँ पे पीएम ने डिफेंस मिनिस्ट्री को बोला किसी भी स्विफ्ट एक्शन को लेके तैयार रहे जो फोर्सेज हैं वो, और फोकस करें तीनों ट्राई सर्विस कोऑर्डिनेशन पे। ट्राई सर्विस कोऑर्डिनेशन कौन सी, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी का कोऑर्डिनेशन, और सेल्फ रिलायंस पे फोकस होना चाहिए और इनोवेशन पे फोकस होना चाहिए, ऐसा बोला उन्होंने। और जो फ्यूचर ऑफ वॉरफेयर है वो बेसिकली टेक्नोलॉजी और जो न्यू टैक्टिक्स हैं उन पे बेस्ड रहेगा। फिर जो नेक्स्ट न्यूज है यहाँ पे, पॉश एक्ट के बारे में है। सुप्रीम कोर्ट डिसमिसेस प्लीज टू एक्सटेंड पॉश एक्ट टू वुमेन्स इन पॉलिटिक्स। तो पॉश एक्ट पहले देख लेते हैं क्या है। पॉश एक्ट बेसिकली प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस। इसका पर्पज ये है कि वुमेन्स का जो वर्क प्लेस पे सेफ और डिग्निफाइड एनवायरनमेंट देना और उनको किसी भी सेक्सुअल हरासमेंट से बचाना। तो इसमें बेसिकली सेक्सुअल हरासमेंट की डेफिनेशन दी गई है, और ये सारे गवर्नमेंट ऑफिसेज जो हैं, प्राइवेट सेक्टर ऑफिसेज, स्कूल्स, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, एनजीओज, सब पे लागू होता है, जितने भी ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स हैं उन पे। और इवन डोमेस्टिक वर्कर्स इसमें कवर्ड हैं। और हर ऑर्गेनाइजेशन में बेसिकली 10 से ज़्यादा एम्प्लॉय जिसमें है उन्हें इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी बनानी पड़ती है, और कंप्लेंट्स को 3 मंथ्स के अंदर जो है वो फाइल करना होता है। और पर्सनल केसेस में ये एक्सटेंड भी हो सकती है। और जो इंटरनल कंप्लेंट कमेटी होती है वो इंक्वायरी करती है और विद इन 90 डेज रिपोर्ट देती है। और सिग्निफिकेंस ये है कि वुमेन की सेफ और डिग्निफाइड वर्क प्लेस बनाना, अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना एम्प्लॉयर्स पे, और एक फॉर्मल रिड्रेसल मैकेनिज्म बनाना। पॉश एक्ट अभी इन सब ऑफिसेज में अप्लाई होता है, और बट जो है वुमेन पॉलिटिकल वर्कर्स हैं, जो वुमेन पॉलिटिशियंस हैं, वो इसका पार्ट नहीं है। तो और अगर इसको एक्सटेंड भी करना है वुमेन पॉलिटिकल वर्कर्स तक, तो ये काम पार्लियामेंट का है, ये सुप्रीम कोर्ट का नहीं है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बोला। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट बैक्स मूव टू रिड वक्फ बाय यूजर ऑफ स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन। तो ये वक्फ बाय यूजर क्या होता है, पहले वक्फ बाय यूजर का मतलब होता है कि अगर कोई प्रॉपर्टी बहुत लंबे समय से यूज की जा रही है किसी रिलीजियस या चैरिटेबल काम से, तो उसे जो है ऑटोमेटिकली वक्फ प्रॉपर्टी जो है वो मान लिया जाता था। तो इसी को वक्फ बाय यूजर बोलते हैं। तो अब यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि गवर्नमेंट ने आर्ग्यू किया कि वक्फ बाय यूजर कॉन्सेप्ट का मैसिव मिसयूज जो है वो हो रहा है। एग्जाम्पल बताते हैं, जैसे आंध्र प्रदेश में वक्फ बोर्ड ने हजारों एकड़ सरकारी जमीन को वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया, जिसकी वजह से गवर्नमेंट को खुद अपनी लैंड रिक्लेम करने के लिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ रहा है।
तो 2025 का जो अमेंडमेंट आया है उसके की चेंजेस के बारे में बात करते हैं कि जो वक्फ बाय यूजर है उसको डिलीट कर दिया गया। अब से सिर्फ वही वक्फ वक्फ प्रॉपर्टी होगी जिसका फॉर्मल रिटन डीड यानी वक्फ डीड जो है वो दिया जाएगा। और रजिस्ट्रेशन जो है वो मैंडेटरी है। पहले से ही रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड था, लेकिन अब और रेस्ट्रिक्ट बना दिया गया है कि अगर किसी ने 30 साल तक जो है वो रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो अब वो आर्बिट्रेरी नहीं बोल सकता कि ये वक्फ प्रॉपर्टी है। और जो है प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देगा, यानी सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉर्ड किया कि 2025 के अमेंडमेंट के इफेक्ट जो है सिर्फ आगे के लिए जो है लागू होंगे प्रोस्पेक्टिवली, ना कि रेट्रोस्पेक्टिवली पीछे से। मतलब जो एग्जिस्टिंग जितने भी मॉस्क हैं, ग्रेवयार्ड हैं, दरगाह हैं, जो पहले से वक्फ के रूप में रजिस्टर्ड हैं, उनको गवर्नमेंट ग्रैब नहीं कर सकती। और सुप्रीम कोर्ट का व्यू ये है कि अगर लेजिस्लेचर मिसयूज को रोकने के लिए वक्फ बाय यूजर जो है वो हटा देता है तो इसे आर्बिट्री नहीं कहा जा सकता। और लेजिस्लेचर का काम बेसिकली एनक्रोचमेंट को रोकना और ट्रांसपेरेंसी लाना है। जो नेक्स्ट न्यूज है यहाँ पे, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट हैज अ कन्विक्शन रेट ऑफ 94% इन प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट केसेस। तो यहाँ पे एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट क्या है? ये बेसिकली ईडी 1956 में एस्टैब्लिश की गई थी और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। और ये कंट्रोल कौन करता है? डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो एक ये मल्टी डिसिप्लिनरी फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है। इसके दो मेजर लॉज को इन्फोर्स करती है। फर्स्ट है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 और जो दूसरा है वो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। तो इनके अंदर जो केसेस होते हैं उनको इन्वेस्टिगेट करती है। और ईडी इन्वेस्टिगेट करती है केसेस जो फॉरेन एक्सचेंज के वायलेशंस होते हैं, या हवाला ट्रांजैक्शंस हैं, या फिर मनी लॉन्ड्रिंग का कोई केस है, या कोई प्रॉपर्टी अटैच करनी है। तो ये सारे सिविल और क्रिमिनल लॉ दोनों के लिए करती है। इसके पावर क्या होते हैं? पावर होता है बेसिकली कोई भी प्रॉपर्टी जो है उसको सर्च करना या फिर सीजर करना, बैंक अकाउंट्स को फ्रीज करना, ट्रांजैक्शंस अरेस्ट करने का पावर होता है, प्रॉपर्टी को अटैच करना, मूवेबल इन मूवेबल प्रॉपर्टी दोनों को, जो भी क्राइम सीन से डराइव होगी, और फाइल करना कंप्लेंट पीएमएलए कोर्ट्स में, और कोऑर्डिनेट करता है इंटरनेशनल एजेंसीज के साथ, जैसे इंटरपोल हो गया जो इंटरनेशनल पुलिस है, एफएटीएफ हो गया, इन सब के साथ। इन पे बेसिकली जो है इन पे आरोप लगता है कि इनका जो कन्विक्शन रेट है वो बहुत कम है। बट अभी ऑल्दो जो है इलेक्शन जो बेसिकली ईडी है वो बेसिकली क्लेम कर रहा है कि 94% इसका कन्विक्शन रेट है स्पेशल कोर्ट्स में। जो नेक्स्ट न्यूज है यहाँ पे, इंडिया गेट्स लाइसेंस टू स्कोर इंडियन ओशन फॉर प्रीशियस मेटल्स। तो ये न्यूज बेसिकली इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी से नए एक्सप्लोरेशन कॉन्ट्रैक्ट मिलने के बारे में है। और क्या हुआ है कि इंडिया को इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी से कार्ल्सबर्ग रिज है, जो कि नॉर्थ वेस्टर्न इंडियन ओशन में पड़ता है। लगभग जो है ये जैसे इंडिया का सदर्न पार्ट है तो यहाँ कहीं पे पड़ रहा है नॉर्थ वेस्ट इंडियन ओशन में। तो इसमें पॉलीमेटेलिक सल्फाइड्स को एक्सप्लोर करने का कॉन्ट्रैक्ट मिला है और ये वर्ल्ड का पहला लाइसेंस है जो इस रीजन के लिए ग्रांट हुआ है। और पॉलीसल्फाइड्स क्या होते हैं? पॉलीमेटेलिक सल्फाइड्स ये डीप ओशन में मिलते हैं, डीप ओशन नोड्यूल्स होते हैं। इनमें हाई कॉन्सेंट्रेशन मिलता है किन चीज़ों का? जैसे मैंगनीज हो गया, कोबाल्ट हो गया, निकेल हो गया, कॉपर हो गया, ये सब। और ये मेटल्स जो है बैटरी मैन्युफैक्चरिंग में, रिन्यूएबल एनर्जी में, इलेक्ट्रॉनिक्स, ग्रीन टेक्नोलॉजी, इन सब के लिए काफ़ी क्रिटिकल होते हैं। और तो ये बेसिकली ये जो एरिया है ये इंडियन प्लेट और अरेबिक प्लेट के बीच का है लगभग। और ये रॉड्रिग आइलैंड्स और ओवन जो फ्रैक्चर जोन है उसके बीच का एरिया पड़ता है। तो इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी की परमिशन क्यों चाहिए होती है? कि जब भी हाई सीज या इंटरनेशनल वाटर्स में कोई भी कंट्री अपने आप माइन या एक्सप्लोर नहीं कर सकता। और जो ये बेसिकली इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी है यूएन अंडर यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क के अंडर काम करता है। और अब तक 19 कंट्रीज को एक्सप्लोरेशन राइट दिए गए हैं। और जो एक क्लॉज है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन लॉ ऑफ सीज यूएन क्लॉज, उसके रूल के हिसाब से कंट्रीज जो है अपने 350 नॉटिकल माइल्स तक क्लेम कर सकती हैं।
और बे ऑफ बंगाल के केस में ये लगभग 500 नॉटिकल माइल्स तक पॉसिबल है। तो इससे जो रेयर अर्थ मेटल्स का में जो है सेल्फ रिलायंस थोड़ा बहुत अचीव होगा, बूस्ट करेगा इंडिया का डीप ओशन मिशन और इंश्योर करेगा जो स्ट्रैटेजिक एक्सेस है क्रिटिकल मिनरल्स का ग्रीन इकोनॉमी के लिए वो हमें मिले। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे गवर्नमेंट के न्यू इनिशिएटिव के बारे में है, स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान, जिसमें कि बोला गया है कि और जो पोषण माह लॉन्च किया जाना है 2025 का, उसके बारे में है। तो जिसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि हेल्थ केयर को स्ट्रेंथन करना, न्यूट्रिशनल सर्विसेज देना किसको किसको, वुमेन्स को, एडोलेसेंट गर्ल्स को और चिल्ड्रंस को। तो हेल्दी लाइफस्टाइल प्रमोट करना और न्यूट्रिशनल अवेयरनेस ग्रास रूट लेवल पर प्रमोट करना, और इससे फोकस किया जाएगा जो इनकी मेंटल हेल्थ है, चाइल्ड न्यूट्रिशन है, एनीमिया जो होता है उसको टैकल करना, इम्यूनाइजेशन और एडोलेसेंट हेल्थ से सपोर्ट मिलेगा। हमारे इंडिया का मिशन जो है माल न्यूट्रिशन को रिड्यूस करने का और इम्प्रूव करेगा जो है मैटरनल चाइल्ड हेल्थ इंडिकेटर्स को। फिर जो यहाँ पे नेक्स्ट आर्टिकल है अनलॉकिंग इनोवेशन विद इंडियाज प्रोक्योरमेंट रिफॉर्म्स। तो यहाँ पे बोला क्या गया है कि गवर्नमेंट के जो प्रोक्योरमेंट पॉलिसीज हैं वो ऑफन डिज़ाइन की जाती हैं ट्रांसपेरेंसी और कॉस्ट एफिशिएंसी को ध्यान में रखते हुए। तो जिससे लेकिन ये जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है और जो इनोवेशन है उसको स्लो कर देता है, क्योंकि साइंटिस्ट को परमिशन लेने में काफ़ी टाइम और जो है काफ़ी प्रॉपर टूल्स जो है वो मिलना मुश्किल हो जाता है। तो रीसेंट चेंज क्या किए गए हैं 2025 में, अगर कोई स्पेशल जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट है या रिसर्च टूल है, उसके लिए जो है जेम पोर्टल के का यूज़ करना मैंडेटरी है और उसके थ्रू प्रोक्योरमेंट करना। और बेसिकली डायरेक्ट परचेज लिमिट जो है वो 1 लाख से बढ़ा के 2 लाख कर दी गई है। और जो बिग परचेज करने हैं या कोई ग्लोबल टेंडर लेना है तो उसके लिए वाइस चांसलर या डायरेक्टर को जो है डिसीजन का पावर जो है वो मिल गया है। तो इससे होगा क्या कि अब जो है रिसर्च जो है फास्ट और इजी हो सकेगी और साइंटिस्ट को वेस्ट टाइम ब्यूरोक्रेसी में जो है वो नहीं वेस्ट करना पड़ेगा। एग्जाम्पल देते हैं कि जर्मनी और यूएसए का, कि जहाँ पे प्रोक्योरमेंट जो होता है वो प्रोक्योरमेंट का प्रोसेस उनका ऐसा होता है जो कि इनोवेशन कैटलिस्ट बना देता है, ना कि सिर्फ कॉस्ट कंट्रोल करने पे। जैसे वहाँ पे गवर्नमेंट रिसर्च को सपोर्ट करने के लिए बाइंग रूल्स जो है डिज़ाइन करती हैं और इंडिया भी इस चीज़ को पार्शली फॉलो करता है और यहाँ पे R&D के लिए फंडिंग भी दी जाती है। तो चैलेंजेस ये हैं कि जो हाई कॉस्ट फील्ड्स हैं जैसे क्वांटम कंप्यूटिंग हो गया जिसमें फंडिंग बहुत लगती है, बायोटेक हो गया, इसमें 2 लाख की लिमिट जो है ये डायरेक्ट परचेज की, ये इनसफिशिएंट है इन सेक्टर्स के लिए। और जो डोमेस्टिक सप्लायर्स को ग्लोबल टेंडर में compete करना मुश्किल हो जाता है। और इंस्टीट्यूशनल डिस्क्रिशन जो इस इंस्टीट्यूशनल डिस्क्रिशन होती है उसमें बोलते हैं ट्रस्ट और अकाउंटेबिलिटी पे डिपेंड करेगा। और वे फॉरवर्ड में क्या बताते हैं कि आउटकम वेटेड टेंडर्स की बात करते हैं। आउटकम वेटेड टेंडर्स यानी कि कॉस्ट के साथ कॉस्ट प्लस जो क्वालिटी है R&D फैक्टर्स उसको भी काउंट किया जाना चाहिए। सेकंड, सैंडबॉक्स एग्जम्पशंस की बात करते हैं। सैंडबॉक्स एग्जम्पशंस इसमें क्या है कि अगर मान लीजिए IIT या इन सब जैसे इंस्टीट्यूशंस को फ्लेक्सिबिलिटी मिलनी चाहिए कुछ परमिशंस के लिए, तो जिसे सैंडबॉक्स एग्जम्पशन बोल रहे हैं। थर्ड जो है बोलते हैं कि जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑगमेंटेड सोर्सिंग होनी चाहिए, यानी कि प्रोक्योरमेंट जो होना चाहिए फास्ट होना चाहिए, स्मार्ट होना चाहिए और डिलेज कम होने चाहिए। फिर जो फोर्थ बोलते हैं यहाँ पे को प्रोक्योरमेंट अलायंसेज होने चाहिए। को प्रोक्योरमेंट अलायंसेज जैसे कि मल्टीपल लैब्स मिलके हाई कॉस्ट जो आइटम्स हैं उनको खरीदें, कॉस्ट और एफिशिएंसी जिससे कि बेटर होगी। फिर जो नेक्स्ट आर्टिकल है यहाँ पे इंडियाज इकोनॉमिक एम्बिशंस नीड बेटर जेंडर डेटा। तो यहाँ पे बताते हैं कि वुमेन जो है वो कंट्रीब्यूट करती हैं 18% ऑफ द GDP और नियरली 196 जो मिलियन वुमेन्स है एम्प्लॉयबल है। और लेकिन वर्कफोर्स में ये नहीं है, ठीक है, ये एम्प्लॉयबल है कि इनको मिल सकती है नौकरी, लेकिन ये वर्कफोर्स में नहीं है। और फीमेल लेबर फोर्स जो है पार्टिसिपेशन रेट की बात करें तो वो 41.7% है
और अगर फॉर्मल जॉब्स की बात करें तो वहाँ पे सिर्फ 18% है। प्रॉब्लम क्या है कि अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो रही हैं, लेकिन ये विजिबल और मेजरेबल नहीं है। तो जेंडर डेटा हमारे पास एब्सेंट है, बेसिकली बोलते हैं जेंडर डेटा एब्सेंट है, और पॉलिसी रिफॉर्म्स जो है वो स्लो हैं, और इनइक्वालिटी जो है वो बढ़ती जा रही है। तो सॉल्यूशन बताते हैं कि सॉल्यूशन क्या हो सकता है। कि बेसिकली यूपी का एग्जांपल लेते हैं कि यूपी का वुमेन इकोनॉमिक इकोनॉमिक एम्पावरमेंट इंडेक्स की बात करते हैं कि इंडिया का फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट लेवल टूल है वुमेन का पार्टिसिपेशन ट्रैक करने के लिए, किस किस चीज़ों में, कोई एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन और स्किलिंग कैसी है, एंटरप्रेन्योरशिप कितना है उनके पास, लाइवलीहुड और मोबिलिटी क्या है उनकी वुमेन्स की, सेफ्टी और इंक्लूसिव इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये इससे होता क्या है कि जो ये गैप्स आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। तो इस डेटा को यूज करते हुए बेसिकली रिक्रूटमेंट स्ट्रेटजीज और इंफ्रा को इम्प्रूव किया जा रहा है। एग्जाम्पल, वुमेन के रेस्टरूम बनाना बस टर्मिनल्स में, स्ट्रक्चरल जो बैरियर्स हैं वो समझ में आते हैं, टारगेटेड पॉसिबल जो पॉलिसीज हैं वो बनाना टारगेटेड वो पॉसिबल है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, एक जेंडर एग्रीगेटेड डेटा हर डिपार्टमेंट में होना चाहिए, जैसे कि एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट, एमएसएमई, हाउसिंग, इन सब में फोकस होना चाहिए। उनके रिटेंशन की वुमेन्स का रिटेंशन किया जाए, लीडरशिप दी जाए उनको, और री एंट्री कराया जाए अगर चली गई हैं। क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो है वो बढ़ाना क्लास 12th और ग्रेजुएशन के बाद में। तो जेंडर बजटिंग जो है उसकी बात करते हैं कि जेंडर बजटिंग हर रुपी में अप्लाई होता है, सिर्फ वुमेन स्कीम्स में नहीं। और बेसिकली गोल है कि जैसे कि ये इंडेक्स है वुमेन्स इकोनॉमिक एम्पावरमेंट इंडेक्स, इसको रेप्लिकेट करके डिस्ट्रिक्ट वाइज एक्शन प्लान जो है वो बनाया जाए, वुमेन्स को मार्जिन से मेन स्ट्रीम ग्रोथ में लाया जा सके। और इंडिया का जो जेंडर गैप सॉल्व करने के लिए क्या क्या चाहिए होगा, हमें डेटा चाहिए होगा, डेटा प्लस एक्शन और गवर्नेंस सिस्टम का फंडामेंटल चेंज चाहिए होगा। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे SC/ST एक्ट से रिलेटेड है कि जो शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट है 1989, उसके बारे में है। ये एक इम्पॉर्टेंट लॉ है इंडिया में जो डिज़ाइन किया गया है डिस्क्रिमिनेशन को प्रिवेंट करने के लिए, एट्रोसिटीज़ को प्रिवेंट करने के लिए, और जो क्राइम्स होते हैं जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स पे, उनको प्रिवेंट करने के लिए। तो पर्पज़ ये है कि जो है सोशल डिस्क्रिमिनेशन वो हटाना, कास्ट बेस्ड वायलेंस जो है वो उसको कम करना, और एट्रोसिटीज़ ख़त्म करना इनके खिलाफ। और किस किस टाइप के ऑफेंस इसमें कवर्ड हैं, जैसे कोई भी फिजिकल असॉल्ट है, सेक्सुअल हरासमेंट या मॉलेस्टेशन, कास्ट बेस्ड जो है वो स्लर्स देना, और एब्यूसिव लैंग्वेज यूज़ करना, प्रॉपर्टी डैमेज करना, या फिर जो है उनको लूटना, या फिर उनको फोर्सली वहाँ से भगाना, फोर्सली इविक्शन करना, कोई इंटिमिडेट कर रहा है, कोर्जन दे रहा है, थ्रेट दे रहा है रिलेटेड टू कास्ट। तो सेक्शन जो इसका बेसिकली 18 है, वो इस केस में एंटीसिपेटरी जो बेल होती है उसको इसके अंदर बार करता है। एंटीसिपेटरी बेल नहीं दी जाती इसके अंडर। मीनिंग है कि अक्यूज उनको एडवांस में बेल नहीं मिलती अगर प्राइमा फेसी केस एग्जिस्ट कर रहा है। और स्पेशल कोर्ट्स जो है इसके लिए बनाए जाते हैं स्पीडी ट्रायल के लिए, SC/ST एट्रोसिटीज़ केसेस को लेके। ऑब्जेक्टिव है कि जो इनके जो SC और STs हैं इनकी जो है डिग्निटी, सेफ्टी और राइट्स जो है इनके, उनको प्रोटेक्ट किया जाए और इंटिमिडेशन से बचाया जाए, और स्ट्रेंथन करता है लॉ एनफोर्समेंट और प्रोसिक्यूशन जस्टिस डिलीवर करने के लिए। जो नेक्स्ट है यहाँ पे, व्हाट इज इन्वॉल्यूशन दैट प्लेगिंग चाइनाज इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर। तो चाइना का एक वर्ड है इन्वॉल्यूशन। इन्वॉल्यूशन बेसिकली इसका मतलब है कि अंदर की तरफ घूमना या फिर ओवर कंपटीशन। तो कम यहाँ पे हो क्या रहा है, बेसिकली जो इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनीज है चाइना में वो एक दूसरे से compete कर रही हैं, और उसके चक्कर में प्राइसेस जो है वो इतने कम हो गए हैं कि उनका प्रोडक्शन जो कॉस्ट है वो भी रिकवर नहीं हो रहा है, और जिससे कि उनको लॉस हो जा रहा है। तो ये इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर में सबसे ज़्यादा दिख रहा है। पहले सोलर इंडस्ट्री में भी ऐसा ही ट्रेंड था, और इसके चक्कर में बेसिकली US ने भी इन पे जो है 100% टैरिफ लगाया है
यूरोपियन यूनियन ने भी काउंटरवेलिंग ड्यूटीज लगा रखी हैं और रिजल्ट ये है कि चाइनीज कंपनीज अपना डोमेस्टिक मार्केट में उन्होंने प्राइस वॉर वो है स्टार्ट कर दिया है और इन्वॉल्यूशन बढ़ गया है, अपने खुद के अंदर जो है ओवर कंपटीशन हो गया है। तो वहाँ पे जी जिनपिंग का बोलना है कि जो है जो प्राइस वॉर को फेज वाइज जो है उस चीज़ को ख़त्म करना है और जितने भी आउटडेटेड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं आउटडेटेड उनको फेज आउट करना है मार्केट से। और इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के हिसाब से 2024 में एमर्जिंग इकोनॉमीज में इलेक्ट्रिक व्हीकल सेल्स ग्रोथ 75% चाइना के इंपोर्ट से हुआ है। और चाइना जो है बेसिकली जो है अब्रॉड जैसे कि हंगरी टर्की इन सब में अपने आप को लोकलाइज कर रहा है और इमर्जिंग मार्केट्स में एक्सपोर्ट डाइवर्सिफाई कर रहा है इसके लिए। जो नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लेड एफिशिएंसीज कैन कंट्रीब्यूट टू 8% जीडीपी ग्रोथ टारगेट। तो नीति आयोग का कहना है कि बेसिकली जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अडॉप्शन से इंडस्ट्री में प्रोडक्टिविटी और जो एफिशिएंसी है वो बढ़ सकती है अगर सही से यूज़ हो। तो जो इसको जो है 8% जो है जीडीपी ग्रोथ जो है वो पॉसिबल है। और कौन सी इंडस्ट्रीज में ज़्यादा पोटेंशियल है, तो बोलते हैं फार्मास्यूटिकल, मैन्युफैक्चरिंग, ऑटोमोबाइल और फाइनेंशियल सर्विसेज में। और एआई इंडिया को जो है ग्लोबल स्टेज पे ड्रग्स और टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस क्रिएट करने का चांस दे रहा है और इंडिया को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फील्ड में जो है लीडरशिप पोजीशन लेना ज़रूरी है, ऐसा बोलते हैं। और सजेशंस हैं कि जो है रीस्किलिंग और अप स्किलिंग जो है वो ज़रूरी है के लिए। फिर बेसिकली यहाँ पे इंडिया और यूएस के जो है ट्रेड टॉक्स पोस्टपोन हो गए थे यूएस के टैरिफ लगाने की वजह से। तो वही यूएस के नेगोशिएटर इंडिया आ रहे हैं और एक दिन की मीटिंग के लिए। ये ऑफिशियल राउंड नहीं है बट ट्रेड टॉक्स कंटिन्यू करना और एग्रीमेंट की पॉसिबिलिटीज एक्सप्लोर करने के लिए आ रहे हैं और मल्टीपल लेवल्स पे टॉक हो रहे हैं नेगोशिएटर्स और मिनिस्ट्रियल लेवल तक। तो ये था पूरा आज का हमारा द हिंदू का न्यूज़ डिस्कशन। तो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।